Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. In this lecture number 4, we will discuss about shear force and bending moment diagram, numerical based on shear force and bending moment diagram. Numerical based on shear force and bending moment diagram. After that, CG or centroid of plane lamina and moment of inertia and introduction to bending. What is bending and fundamental terms used in bending we'll discuss here. Now, first, here question is a simply supported beam. A simply supported beam is loaded as shown in figure. Draw shear force and bending moment diagram. Already we have discussed shear force bending moment diagram in previous classes. Here the क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका वन एंड है ए, अदर एंड है एफ, एंड ए से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 3 न्यूटन एंड बी टू सी, बीम का स्पैन सी से लेकर के ई तक, सी टू ई यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर। बीम में सपोर्ट पॉइंट ए के पास है एंड दूसरा सपोर्ट पॉइंट एफ के पास है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड और ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फर्स्ट, चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम लेफ्ट टू राइट या तो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तब भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा, या हम अगर राइट टू लेफ्ट बढ़ना चाहेंगे तब भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो बिना सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किए, रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए और रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट एफ, बिना सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सबसे पहला जो अपना काम होगा वो टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। नाउ फर्स्ट आवर एम इज टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था उस फिगर को ड्रॉ किए। यहाँ पूरे सिस्टम में दो लोड लग रहा है, एक 3 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और दूसरा फ्रॉम सी टू ई यूडीएल लग रहा है। तो दोनों फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो सपोर्ट रिएक्शन ऑफर करेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। से रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए दैट इज आर ए, रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट एफ दैट इज आर एफ। नाउ इसके बाद जो यूडीएल दिया हुआ है उस यूडीएल का हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूडीएल का लेंथ। यूडीएल की इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर, यूडीएल का टोटल लेंथ जो दिया हुआ है फ्रॉम सी टू ई 2 मीटर। तो इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 2 = 4 न्यूटन। तो अब हम यहाँ टोटल सिस्टम में इस यूडीएल को हम कन्वर्ट कर दिए इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में। तो एक पॉइंट लोड ये हो गया, दूसरा पॉइंट लोड ये हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए अपने पास दो अननोन है, एक अननोन है आर ए, दूसरा अननोन है आर एफ। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन हमको चाहिए। दो इक्वेशन के लिए पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट हम यूज करेंगे सिग्मा v इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे सिग्मा m इज इक्वल टू 0। सिग्मा v इज इक्वल टू 0
सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो मीन्स अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो और इक्वल टू जीरो। सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो जब हम वर्टिकल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं एज यूजुअल, अपवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स सबका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो मीन्स नाउ अपवर्ड फोर्स पूरे सिस्टम में क्या लग रहा है, एक आर ए, दूसरा फोर्स है आर एफ। तो यहाँ अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर एफ। आर एफ दोनों का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका -3, 3 कैसा है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा ये -3। यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना है, 4 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस, तो हो जाएगा -4। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन algebraic sum of all upward force and downward force is equal to 0 means RA plus RF minus 3 minus 4 is equal to 0 से equation number 1। now second equation sigma m is equal to 0। sigma m is equal to 0 means algebraic sum of all moments is equal to 0। इसके लिए साइन कन्वेंशन हम जो लेकर चल रहे हैं कि अगर मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको कंसिडर करेंगे निगेटिव। अब इसके बाद हम मोमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। तो टोटल इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो ए पॉइंट पर आर एफ फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मोमेंट कौन देगा, एक मोमेंट देगा आर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा हो जाएगा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीसरा फोर्स हो जाएगा 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट इसकी बात करें एक एक करके। फर्स्ट ये फोर्स है 3 और यहाँ से ए बी पॉइंट पर लग रहा है और बी से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो मोमेंट हो गया फर्स्ट 3 इंटू 2। अब साइन की बात करें, मोमेंट हम ले रहे हैं ए पॉइंट पर, तो ए पर इसको हिंज एज्यूम कर लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी पॉइंट से इसको रोटेट कराते हैं। ये कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज साइन को हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ से 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद सेकेंड एक इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो लग रहा है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 4 न्यूटन, और किस पॉइंट पर लग रहा है, डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 6। और यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 4 न्यूटन। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। अब हम बात करते हैं साइन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। हम मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इसको हिंज कर देंगे। यूटीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अगर हम रोटेट कराएं तो ए पॉइंट के अबाउट ये कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब साइन पॉजिटिव, तो 4 इंटू 6 साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आते हैं थर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। थर्ड फोर्स इज आर एफ। मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ टू ए। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 मीन्स आर ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू आर एफ इंटू 11। तो यहाँ मोमेंट हो गया आर एफ इंटू 11। अब हम मोमेंट ले रहे हैं ए के अबाउट, तो ए पॉइंट पर इसको हिंज कर देंगे। आर एफ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसको रोटेट करें तो ए के अबाउट ए कैसे रोटेट होगा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, निगेटिव। तो यहाँ साइन आ गया आर एफ इंटू 11, साइन हो गया निगेटिव, दिस साइन इज निगेटिव। नाउ अगर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आर एफ इज इक्वल टू 2.72 न्यूटन। तो आर एफ इज इक्वल टू 2.72 न्यूटन। अब ये आर एफ का वैल्यू इक्वेशन वन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आर एफ का वैल्यू, इस आर एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आर ए इज इक्वल टू आ गया 4.28 न्यूटन। तो हम यहाँ सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए, वैल्यू ऑफ आर ए एंड वैल्यू ऑफ आर एफ। नाउ नेक्स्ट, अब अपना एम है यहाँ आर ए आर एफ का वैल्यू, आर ए आर एफ का वैल्यू यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब हम अपना एम है टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको शियर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ शियर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं यानी कि हम अगर पॉइंट एफ से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस केस में अपवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ हम बढ़ रहे हैं ए टू एफ यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं यानी कि अपवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे हम निगेटिव। अब इसके बाद से जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहां जहां जिस पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट सेक्शन और उस पॉइंट के जस्ट राइट सेक्शन कंसिडर करेंगे, और जहां पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो वहां हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ जो पॉइंट लोड लग रहा है वो पॉइंट लोड पॉइंट ए पर लग रहा है, पॉइंट बी पर लग रहा है एंड पॉइंट एफ पर लग रहा है, पॉइंट एफ पर लग रहा है। तो तीनों पॉइंट का हम लेफ्ट सेक्शन राइट सेक्शन कंसिडर करेंगे। इसके अलावा सी टू ई, सी से लेकर के ई के बीच में यूडीएल लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट पॉइंट सी पर आ जाएंगे, पॉइंट डी पर आ जाएंगे। पॉइंट सी और एंड पॉइंट ई का लेफ्ट और राइट हमको कंसिडर नहीं करना है। ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो है ये पॉइंट लोड नहीं है। इस यूडीएल को हमने अपने सुविधा के लिए इस यूडीएल को सॉल्व करने के लिए हमने इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़े। फर्स्ट हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 4.28 न्यूटन। तो इस ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट, इस जस्ट लेफ्ट में आकर के हम यहाँ खड़े हो गए। यहाँ हम इसके लेफ्ट में आकर के खड़े हो गए, इस पॉइंट लोड पर जो फोर्स लग रहा है इसके लेफ्ट में आकर खड़े हो गए। तो इससे पहले कितना फोर्स मिला था, तो इससे पहले कोई फोर्स नहीं है यानी कि शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या हो गया, जीरो। तो शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट में हो गया जीरो यानी कि शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट में क्या आ गया, जीरो। अब इसके बाद ए पॉइंट के जस्ट राइट में आ जाएंगे, ए पॉइंट के जस्ट राइट में आ गए, ए पॉइंट के राइट में आ गए। इसके पहले कितना फोर्स मिला था, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स मिला है आर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 4.28 न्यूटन। तो यहाँ से और डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड। तो शियर फोर्स ए पॉइंट के राइट में, शियर फोर्स ए पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जो सेक्शन लिए हैं, यहाँ शियर फोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसके पहले जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम। इसके पहले फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4.28 न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा शियर फोर्स ए पॉइंट के राइट में जस्ट 4.28 न्यूटन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बी। बी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, बी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, इसका मतलब है कि हम बी पॉइंट पर नहीं जाएंगे, बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आके खड़े हो जाएंगे यहाँ लेफ्ट साइड। अब बी पॉइंट के हम लेफ्ट तक पहुंचे थे, इससे पहले कितना फोर्स मिला था, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ फोर्स मिला था आर ए।
यानी कि शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक, शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक जो मिला था वो कितना मिला 4.28। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड तक 4.28, क्योंकि अपवर्ड है 4.28 इसलिए साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद से हम आएंगे बी बी पॉइंट के जस्ट हम राइट में पहुंचेंगे। बी पॉइंट के जब हम राइट में पहुंचेंगे तो इससे पहले कितना फोर्स मिल रहा था, सबका अलजेब्रिक सम। तो एक फोर्स मिल रहा था 4.28 अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स मिल रहा है 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ 4.28 अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन, 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस साइन, तो वैल्यू क्या आ गया 4.28 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.28 न्यूटन। अब इसके बाद सी, अगला पॉइंट है सी। सी पर कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो इसलिए हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पॉइंट सी के पास। अब यहाँ हम आगे पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर आए तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबका अलजेब्रिक सम। इसके पहले कितना फोर्स लग रहा है 4.28 अपवर्ड डायरेक्शन में एंड 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से सी पॉइंट पर, चूंकि सी पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है इसलिए हम इसके लेफ्ट और राइट कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट के पास आ जाएंगे। इससे पहले जो फोर्स लग रहा है तो क्या कितना है 4.28 प्लस माइनस हो जाएगा 3 न्यूटन। तो शियर फोर्स सी पॉइंट पर 4.28 प्लस विथ एंड माइनस 3, तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 1.28। नाउ अगला पॉइंट है डी। हम चाहे तो इसको कैलकुलेट करें डी पर या न भी कर सकते हैं। डी पर अगर शियर फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये पॉइंट लोड नहीं है, ये पॉइंट लोड नहीं है, ये होल यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है, इसलिए हम डी पॉइंट के लेफ्ट डी पॉइंट के राइट कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे पॉइंट डी के पास। तो यहाँ पॉइंट डी पर अगर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करें, डी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका अलजेब्रिक सम। तो इससे पहले क्या फोर्स लग रहा है 4.28 अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा 3 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड तीसरा सी से डी के बीच में जो यूडीएल है, सी से डी के बीच में जो यूडीएल है ये यूडीएल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन में सी से डी के बीच का जो यूडीएल है इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड अगर हम कन्वर्ट करें तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, ये 1 डिस्टेंस है 1 एंड इंटेंसिटी है 2। तो इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब यहाँ से हम टोटल शियर फोर्स का अलजेब्रिक सम कर दें तो क्या हो जाएगा 4.28 प्लस साइन के साथ, 4.28 प्लस साइन के साथ, इसके बाद से 3 न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस साइन के साथ, 3 न्यूटन डाउनवर्ड साइन के साथ, एंड सी टू डी के बीच का जो यूडीएल है, सी टू डी के बीच का जो यूडीएल है उसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो यहाँ ये यूडीएल की इंटेंसिटी जो है कैसा है डाउनवर्ड, तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि -2। तो यहाँ यूज किए -2। सबका अलजेब्रिक सम कर दिए थे, वैल्यू आ गया -0.72 न्यूटन। नेक्स्ट अगला पॉइंट डी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लिए। अब डी पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है पॉइंट ई। पॉइंट तो पॉइंट ई पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। इससे पहले कितना फोर्स लग रहा है आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड सी टू ई, क्योंकि हम ई पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ई पॉइंट के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम। तो ई पॉइंट के लेफ्ट में कितना फोर्स है, ये यूडीएल है, होल यूडीएल, जिसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है 4 न्यूटन। तो यहाँ हम जब ई पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स तो क्या हो जाएगा 4.28 प्लस साइन के साथ, 3 न्यूटन माइनस साइन के साथ, एंड इतने डिस्टेंस का जो यूडीएल है दैट इक्वल टू 4 न्यूटन इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो शियर फोर्स अबाउट पॉइंट ई भी ई इज इक्वल टू 4.28 -3
4 इज इक्वल टू -2.72 न्यूटन। अब ई पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है एफ। ई पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है एफ। अब हम एफ पॉइंट पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एफ पॉइंट पर चूंकि पॉइंट लोड लग रहा है, इसलिए हम एफ पॉइंट पर नहीं आएंगे, उसके लेफ्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे यहाँ। अब इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। इससे पहले क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है आर ए, दूसरा है 3 न्यूटन और तीसरा है C2E के बीच का यूडीएल, जिसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है 4 न्यूटन। अब तीनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। इस ये और ये तीनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो शियर फोर्स एफ पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में VFL इज इक्वल टू 4.28 प्लस साइन के साथ -3 -4 इज इक्वल टू -2.72 न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करें शियर फोर्स एफ सेक्शन के राइट में। यहां आ गए शियर फोर्स एफ सेक्शन के, शियर फोर्स एफ सेक्शन के हम राइट में आ गए। अब यहाँ हम कैलकुलेट करें, तो जब हम यहाँ कैलकुलेट करें यानी कि VFR शियर फोर्स एफ पॉइंट के जस्ट राइट में, तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। इससे पहले क्या क्या लग रहा है? 4.28 अपवर्ड, 3 न्यूटन डाउनवर्ड, 4 न्यूटन डाउनवर्ड एंड 2.72 न्यूटन अपवर्ड। तो सबका चारों फोर्स का अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो 4.28 -3 -4 प्लस 2.72 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए 0.82 F, सभी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर शियर फोर्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 न्यूटन से लेकर के 4.28 तक। बी पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है 4.28 से 1.28 तक। सी पॉइंट पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी है 1.28। डी पॉइंट पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी है -7.28। ई पॉइंट पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी है -2.72। एफ पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है -2.72 टू 0। ये वैल्यू अपने पास आ गया। अब यहाँ से हम जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये शियर फोर्स डायग्राम करेंगे तो ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो जो वैल्यू हमने निकाला है कि ए पॉइंट पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी जो है वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 4.28, तो यहाँ पुट कर दिए। बी पॉइंट पर शियर फोर्स जो वेरी कर रहा था पॉइंट को मार्क कर दिए। सी पॉइंट पर जो वैल्यू मिला था उसको मार्क कर दिए। डी पॉइंट पर जो वैल्यू मिला था उसको मार्क कर दिए। इसके बाद से यहाँ से हम और ई पॉइंट पर मार्क कर दिए। एफ पॉइंट पर जो वेरिएशन है उसको मार्क कर दिए। सभी पॉइंट को हम मार्क कर दिए और मार्क करने के बाद सबको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। यहाँ से ऑलरेडी हम आर एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम पॉइंट के लेफ्ट राइट कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ए से बढ़ते बढ़ते हम एफ के पास पहुंचेंगे, यानी फ्रॉम ए टू एफ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ेंगे तो जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो उसके लिए हम साइन करेंगे, यूज करेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम साइन यूज करेंगे नेगेटिव। तो फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट बढ़ते लेफ्ट टू राइट बढ़े, पहला पॉइंट मिला ए पॉइंट पर हम पहुंचे तो टोटल कितना फोर्स हमको मिला था? सिर्फ और सिर्फ आर ए। तो आर ए फोर्स के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, यानी कि मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हमने लिखा मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े, अगला पॉइंट मिला बी। जब हम बी पॉइंट पर पहुंचे तो कितना फोर्स मिला? एक फोर्स मिला आर ए और दूसरा फोर्स मिला 3 न्यूटन का।
इस 3 न्यूटन फोर्स के कारण बी पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पर और हम मोमेंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं बी पॉइंट पर, तो इसलिए 3 न्यूटन फोर्स के कारण बी पॉइंट पर मोमेंट हो जाएगा जीरो, यानी कि मोमेंट बी पॉइंट पर मोमेंट किसके कारण मिलेगा, ओनली ड्यू टू आर। तब आते हैं मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आर ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से बी के बीच का 2 मीटर, तो यहाँ से मोमेंट हो जाएगा 4.28 इंटू 2, आर ए का वैल्यू 4.28 था। अब साइन के लिए तो हम बी पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं, तो बी पॉइंट पर इसको हिंज कर देंगे और ए पॉइंट पर जो आर ए फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रोटेट कराएंगे तो कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है तो उसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ से इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। अब इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है सी। अब हम पहुंच गए सी पॉइंट के पास। जब सी पॉइंट पर पहुंचे तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबके कारण मोमेंट, इसके पहले फोर्स मिला था एक आर ए और दूसरा फोर्स मिला था 3 न्यूटन का, तो क्या हो जाए, आर ए के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, 3 न्यूटन के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो मोमेंट यहाँ से आर ए यानी कि 4.28 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो यहाँ से आर ए 4.28 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, ये पॉइंट सी की अबाउट, पॉइंट सी पर हम मोमेंट ले रहे हैं, तो पॉइंट सी को आर ए कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब पॉजिटिव, तो साइन हो गया पॉजिटिव। दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन का, ये 3 न्यूटन फोर्स सी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव, तो यहाँ हम साइन यूज कर लिए निगेटिव, दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिए, ये आ गया 4.28 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट सी के बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम आ गए ई के पास। हम चाहे तो डी पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक डायरेक्ट हम ई के पास आ गए। अब यहाँ ई पर जब पहुंचे तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबके कारण मोमेंट और उसका अलजेब्रिक सम, तो यहाँ से एक मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए टू ई, 2 + 3 + 2 7, यानी कि यहाँ ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट हो जाएगा 4.28 इंटू 7। दूसरा मोमेंट 3 के कारण ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 3 + 2 5, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन हो गया माइनस। तीसरा फोर्स मिला ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड के कारण यहाँ से ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, फोर्स है 4 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ जिस पॉइंट पर लग रहा है वहां से ई के बीच का कितना है 1 मीटर, तो 4 इंटू 1, तो मोमेंट हो जाएगा 4 इंटू 1। ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड ई पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साइन हो गया माइनस, साइन यहाँ यूज कर लिए माइनस, सबका अलजेब्रिक सम कर लिए 10.96 न्यूटन मीटर वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एफ। अब हम पहुंच गए एफ के पास, तो एफ यहाँ पहुंचे तो जितने फोर्सेस है उसके कारण मोमेंट निकालेंगे और सबका अलजेब्रिक सम, तो एफ पॉइंट पर इस आर एफ फोर्स के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि मोमेंट क्या देगा, एक मोमेंट हो जाएगा आर एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11, दूसरा फोर्स हो जाएगा 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, तीसरा फोर्स हो जाएगा 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो यहाँ से ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसके लिए साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों के लिए साइन हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम 4.28 इंटू 11
-3 इंटू 9 -4 इंटू 5, अलजेब्रिक सम आ गया 0। तो हमने मोमेंट निकाल लिया अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। अपने कैलकुलेट करने के बाद अपना एम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो जो क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा उसको बोलते हैं लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे हम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम के जस्ट नीचे ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले हम यहाँ से रेफरेंस लाइनें खींच लेंगे। जिस जिस पॉइंट पर हमने वैल्यू निकाला है, ए पॉइंट पर वैल्यू निकाले हैं, बी पॉइंट पर वैल्यू निकाले हैं, बी पॉइंट पर वैल्यू निकाले हैं, सी पॉइंट पर वैल्यू निकाले हैं, ई पॉइंट पर वैल्यू निकाले हैं, एफ पॉइंट पर वैल्यू निकाले। सभी पॉइंट को मार्क कर दीजिए और इसके बाद जितने पोर्शन में यूडीएल लग रहा है उतने पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, बाकी जगह क्या होगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए से लेकर के सी तक कोई यूडीएल नहीं है, तो ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी ज्वाइन कर दिए बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट सी टू ई के बीच में लग रहा है यूडीएल, तो यूडीएल लग रहा है तो सी से ई के बीच में जो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा। फिर इसके बाद फ्रॉम ई टू एफ यूडीएल नहीं है, तो यहाँ से फ्रॉम ई टू एफ बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जितने पोर्शन में यूडीएल होगा उतने पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम जो होगा इंक्लाइन लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा। इसके अलावा जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ये हमको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब अपना सेकंड टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट करने से पहले हमको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एंड सीजीएमआई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्लियर है, हम समझ गए हैं, और सीजीएमआई अगर हमको पता है तो बेंडिंग स्ट्रेस बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद सीजी एंड एमआई यानी कि किसी भी प्लेन लेमिना का अगर कोई भी प्लेन लेमिना है तो उसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम रिकॉल कर रहे हैं एक बार। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बीम है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो टी शेप का है, टी शेप का है, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और दूसरा ये वर्टिकल रेक्टेंगल है। तो यहाँ से जो अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम में होता है उसको बोलते हैं हम फ्लैंज, और जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं वेब। तो यहाँ एक टी बीम है, बीम है, फ्लैंज ये हो गया वेब। फ्लैंज का डायमेंशन, फ्लैंज भी रेक्टेंगुलर है, वेब भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है। तो फ्लैंज का जो डायमेंशन दिया हुआ है, विड्थ है, फ्लैंज का जो विड्थ है ये 150 मिलीमीटर है एंड फ्लैंज का जो डेप्थ है वो 50 मिलीमीटर है। इस तरह से वेब की हम बात करें तो वेब का जो विड्थ है ये है 50 मिलीमीटर एंड वेब का जो डेप्थ है ये है 100 मिलीमीटर। तो अपना एम है कि फाइंड सीजी यानी कि मीन्स सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए अगर टी सेक्शन है तो या आई सेक्शन है या एल सेक्शन है, कोई भी सेक्शन दिया हुआ अगर है तो सबसे पहले अपना काम ये होगा कि हम उसको रेगुलर शेप में ब्रेक कर दें।
जितने भी हो उतने रेगुलर शेप में ब्रेक कर दें। तो ये टी सेक्शन है, तो इसको हम दो रेगुलर सेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। एक सेक्शन ये रेक्टेंगुलर, एक ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, दूसरा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन। होल जो टी सेक्शन था इसको हम दो पार्ट में बांट दिए। जो फ्लैंज एंड वेब जो है, तो वेब जो वर्टिकल मेंबर है इसका नाम दिए मेंबर वन, और इसका नाम दिए जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इसका नाम दिए नंबर 2। अब हम इसके बाद से सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन या तो आप मेंबर कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप या तो इसके बॉटम में सिलेक्ट करें या तो रेफरेंस लाइन इसके टॉप में सिलेक्ट करें। हम यहाँ अपनी सुविधा के लिए रेफरेंस लाइन जो सिलेक्ट कर रहे हैं बॉटम मेंबर के बॉटम सरफेस में रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस हम कंसीडर किए कि दिस इज रेफरेंस एक्सिस। अब हम जो भी मेजर करेंगे वो रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे। तो यहाँ से ये जो मेंबर वन ये मेंबर वन का अगर हम बात करें तो मेंबर वन का जो एरिया क्या हो जाएगा, तो ये कैसा है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, अगर ये है इसका विड्थ और ये डेप्थ, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बी इंटू डी, बी इंटू डी। तो इस रेक्टेंगल वन का एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ, विड्थ कितना है 50 एंड इसका डेप्थ कितना है 100। तो इस रेक्टेंगल मेंबर वन का जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा 50 इंटू 100। इसी तरह से मेंबर टू का हम एरिया की बात करें तो मेंबर टू का जो एरिया होगा इसका विड्थ कितना है 150, इसका डेप्थ कितना है मेंबर का, डेप्थ 50 mm। तो इस सेकेंड मेंबर का एरिया दैट इज ए टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 इंटू 50। ओके, तो इस तरह से इंडिविजुअल मेंबर का एरिया हो गया। अब इंडिविजुअल जो मेंबर है इस इंडिविजुअल मेंबर का हम इंडिविजुअली सीजी निकाल रहे हैं। तो मेंबर वन, ये है मेंबर वन जिसका टोटल डेप्थ है 100 mm। तो ये इस मेंबर का डेप्थ है 100 mm, तो इसका जो सीजी एक्ट करेगा वो कितने डिस्टेंस पर करेगा 100/2 यानी कि 50 mm डिस्टेंस। ये हो गया इस मेंबर का, मेंबर वन का लोकल सीजी। दिस y1 इज कॉल्ड लोकल सीजी। किसी भी इंडिविजुअल मेंबर का जो सीजी होता है दैट इज कॉल्ड लोकल सीजी। तो y1 क्या हो गया, लोकल सीजी ऑफ मेंबर वन। अब आते हैं, हम बात करते हैं मेंबर टू का। मेंबर टू का टोटल जो डेप्थ है, डेप्थ वो कितना है 50। तो 50 है यानी कि इसका सीजी एक्ट करेगा कहाँ, यहाँ से 25 mm डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्ट करेगा 25 mm डिस्टेंस। तो इस मेंबर टू का रेफरेंस लाइन से जो सीजी एक्ट करेगा वो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 यानी कि 50/2 प्लस यहाँ से ये रेफरेंस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है 100। तो y2 सेकेंड मेंबर का जो लोकल सीजी होगा रेफरेंस लाइन से या रेफरेंस एक्सिस से वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 50/2 यानी कि 125 mm। तो यहाँ से हम निकाल लिए मेंबर वन का एरिया। मेंबर वन का एरिया हो गया 50 इंटू 100। मेंबर वन का लोकल सीजी हाफ ऑफ द डेप्थ कितना 50 mm। मेंबर टू का एरिया हो गया 150 इंटू 50, ये हो गया एरिया। इसका लोकल सीजी हो जाएगा रेफरेंस लाइन से यहाँ तक ये डिस्टेंस है 100, ये है 100 और यहाँ से हाफ डिस्टेंस 25 यानी कि 125। y2 इज इक्वल टू 125।
तो नाउ अब हमको रेफरेंस ये हो गया लोकल सीजी, यानी कि इंडिविजुअल में y1 एंड y2 ये इंडिविजुअल मेंबर का सीजी है रेफरेंस लाइन से, इसको हम बोलते हैं लोकल सीजी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में मेंबर कैसा है, टी क्रॉस सेक्शन का है। तो होल क्रॉस सेक्शन का सीजी कहाँ एक्ट करेगा, तो जो होल क्रॉस सेक्शन का जो सीजी होता है उसको बोलते हैं हम ग्लोबल सीजी। ए YL एंड YU इज कॉल्ड ग्लोबल सीजी। ग्लोबल सीजी मतलब सीजी ऑफ होल क्रॉस सेक्शन। लोकल सीजी मतलब सीजी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। तो इंडिविजुअल मेंबर का सीजी y1 y2, y1 क्या हो गया, मेंबर 1 का लोकल सीजी, y2 क्या हो गया, मेंबर 2 का लोकल सीजी फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। YL जो है होल मेंबर का सीजी, यानी कि दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सीजी फ्रॉम रेफरेंस लाइन। YU इसका हो गया लोअर फाइबर से 95 हो गया, तो अपर फाइबर से कितना हो जाएगा, टोटल लोअर फाइबर टू अपर फाइबर ये डिस्टेंस है 150। तो बॉटम से अगर ये 95 है तो टॉप से कितना हो जाएगा 150 माइनस 95, 150 माइनस 95 इज इक्वल टू 55। तो बॉटम से हम कोई भी एक रेफरेंस लाइन अगर हम बॉटम से ले रहे हैं तो बॉटम से मेजर करेंगे। तो YL कैसे निकालेंगे, होल मेंबर का सीजी बॉटम से, यहाँ Y ग्लोबल सीजी हो गया, L सफिक्स इसलिए दिए हैं कि हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम लोअर फाइबर, फ्रॉम बॉटम फाइबर। तो लोअर फाइबर पर हम रेफरेंस लाइन लिए हैं, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं सफिक्स L। तो YL इज इक्वल टू A1 यानी कि मेंबर 1 का एरिया, Y1 यानी कि मेंबर 1 का लोकल सीजी, A2 मेंबर 2 का एरिया, Y2 मेंबर 2 का लोकल सीजी फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, A1 मेंबर 1 का इंडिविजुअल एरिया, A2 मेंबर 2 का इंडिविजुअल एरिया। अब यहाँ से सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। A1 फर्स्ट का एरिया क्या कितना हो जाएगा 50 इंटू 100। तो यहाँ एरिया हो गया 50 इंटू 100 इंटू Y1 कितना है, Y1 का वैल्यू है 50, तो यहाँ यूज मल्टीप्लाई 50, प्लस साइन है तो प्लस। A2 सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, तो 150 इंटू 50, 150 इंटू 50 ये हो गया A2 इंटू Y2 कितने डिस्टेंस पे है 125 mm, तो मल्टीप्लाई बाई 125 बाई A1 प्लस A1 फर्स्ट का एरिया 100 इंटू 50, सेकेंड का एरिया 150 इंटू 50। इसको कैलकुलेटर ऑपरेट करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल गया वैल्यू ऑफ YL, यानी कि होल मेंबर का जो होल मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन T है, होल मेंबर का CG बॉटम से सरफेस से बॉटम में जो रेफरेंस लाइन है वहां से एक्ट करेगा 95 mm डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्ट करेगा 95 mm डिस्टेंस पर। तो अपर फाइबर से कितने डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 150, तो 150 माइनस 95 इज इक्वल टू हो जाएगा 55 mm, यानी कि होल क्रॉस सेक्शन का जो सीजी या सेंट्रोइड होगा वो बॉटम रेफरेंस लाइन से 95 mm डिस्टेंस पर होगा एंड अपर फाइबर से अपर सरफेस से ये 55 mm डिस्टेंस पर होगा। तो यहां से हम निकालिए वैल्यू ऑफ सीजी, यानी कि होल मेंबर का सीजी। अब हमको निकालना है एमआई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसका अप्लाई कर देंगे। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स वन प्लस ए वन वाई वन बार का स्क्वायर प्लस आई एक्स टू प्लस ए टू वाई टू बार का स्क्वायर। यहाँ से आई एक्स वन यानी कि इंडिविजुअल मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका विड्थ है बी एंड डेप्थ है डी, तो उसका आई एक्स कितना होता है बी डी क्यू बाई 12। तो यहाँ से आई एक्स वन मेंबर वन का बी यानी कि 50 इंटू डी क्यू, डी कितना हो जाएगा 100, तो 50 इंटू 100 का क्यू बाई 12। तो ये हो गया आई एक्स वन प्लस ए वन 50, ए वन क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 इंटू वाई वन बार का स्क्वायर। ये जो बार है Y1 बार,
तो जो बार होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी और डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल सीजी एंड लोकल सीजी, यानी कि मेंबर के ग्लोबल सीजी एंड लोकल सीजी का डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड वाई बार। तो यहां से अगर हम बात करें y1 बार, y1 किसका है, मेंबर 1 का है। तो मेंबर 1 का जो सीजी, होल मेंबर का सीजी जो ग्लोबल सीजी है ये एक्ट कर रहा है 95 पर, एंड इंडिविजुअल मेंबर का जो लोकल सीजी है ये एक्ट कर रहा है 50 मिलीमीटर पर। तो डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल और ग्लोबल एंड लोकल, तो यहाँ से दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा YL, YL माइनस Y1, YL माइनस Y1, YL कितना है 95, Y1 कितना है 50, तो 95 माइनस 50 दैट इज 45। तो द डिफरेंस बिटवीन YL माइनस Y1, YL क्या है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सीजी, Y1 क्या है लोकल सीजी यानी कि मेंबर 1 का सीजी। तो द डिफरेंस बिटवीन Y1, YL एंड Y1 या Y1 माइनस YL, किसी को आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ टर्म होता है इन टर्म स्क्वायर इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन YL माइनस एंड Y1 इज कॉल्ड Y1 बार। इसी तरह से अगर हम Y2 की बात करें, Y2, तो Y2 मेंबर का जो CG के, अगर यहाँ से हमको जो वैल्यू चाहिए वो निकालना है कि डिफरेंस यानी कि Y2 बार। तो हम क्या देख रहे हैं कि Y2 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 एक्ट कर रहा है कितने डिस्टेंस पर 125 पर, ये हो गया 125 125। YL कितना है यहाँ से 95। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन Y2 माइनस YL या YL माइनस Y2 इज Y2 बार। तो यहाँ से Y2 बार क्या हो जाएगा 125, Y2 का वैल्यू कितना है 125 माइनस YL है 95, तो 125 माइनस 95 इज Y2 बार। या हम चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अपर फाइबर से अगर कंसीडर कर लें तो अपर फाइबर से YL का डिस्टेंस है 55 एंड Y2 का डिस्टेंस है 25, तो 55 माइनस 25 इज इक्वल टू Y2 बार। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आप या तो 55 माइनस 25 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू 125 माइनस 95 करेंगे, सेम वैल्यू आएगा। तो हम किसी भी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो यहाँ से आई एक्स एक्स निकालने का जो फॉर्मूला आई एक्स एक्स इजिकल टू IX1 प्लस A1 Y1 बार का स्क्वायर प्लस IX2 प्लस A2 Y2 बार का स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। IX1 क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 का क्यूब बाई 12, 50 इंटू 100 का क्यूब बाई 12 प्लस A1 फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा 50 इंटू 100, एरिया हो गया 50 इंटू 100 इंटू Y1 बार का स्क्वायर करना है। Y1 बार कितना हो जाएगा Y1 बार कितना हो जाएगा YL माइनस YU, यानी कि 95 माइनस 50 दैट इज 45। तो Y1 बार का स्क्वायर मीन्स 45 का स्क्वायर प्लस IX2 सेकेंड मेंबर का विड्थ कितना है, यहाँ विड्थ दिया हुआ है 150, डेप्थ कितना है 50, तो BD क्यू बाई 12, तो B कितना हो जाएगा 150 इंटू 50 का क्यू बाई 12 प्लस सेकेंड का एरिया हो जाएगा 150 इंटू 50, सेकेंड का एरिया 150 इंटू 50 इंटू Y2 बार का स्क्वायर। Y2 बार क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल सीजी एंड सेकेंड मेंबर का लोकल सीजी या वाइस वर्सा। तो यहाँ से Y2 बार क्या हो जाएगा 125 माइनस 95 इज इक्वल टू 30, तो 30 का स्क्वायर। अब हम इस सब को सॉल्व कर लेंगे
सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आई एक्स एक्स। तो कोई भी सेक्शन दिया हो, अगर आई सेक्शन होता तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, वाई एल इजिकल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। यहाँ जो हम मेंबर वन के लिए, ये मेंबर टू के लिए लिए हैं। अगर आई सेक्शन होता, तीन सेक्शन होता तो यहाँ हम करते प्लस आई एक्स थ्री ए थ्री वाई थ्री बार का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ रिकॉल किया हाउ टू कैलकुलेट सी जी एंड एम आई, सेंट्रॉइड ऑफ ए प्लेन लेमिना एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना यहाँ से अब सेकेंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस के जानने के लिए हमको फंडामेंटल जो चीजें हैं वो हमको जानना चाहिए। फर्स्ट यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है दैट इज सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग, तो सिंपल बेंडिंग का मतलब हो गया से, अगर हम बात करें, ये एक बीम है, ये बीम है, यहाँ यहाँ दोनों इंड पर यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट। अगर यहाँ ट्रांसवर्स लोड, अगर ट्रांसवर्स लोड हम अगर सेंटर में अप्लाई करें, सेंटर में सीजी से पास करेगा, तो इस लोड के कारण जो मेंबर है वो क्या होगा, बेंड होगा। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है अब ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड मेंबर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही मेंबर, ये जो मेंबर पर जो फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स सेंटर पर ना ला करके अगर इस फोर्स को हम इस एज पे अप्लाई कर दें, अगर इस एज पे अप्लाई कर दें, तो इस फोर्स के कारण ये जो मेंबर है, ये मेंबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन के चूंकि एज पे लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड के कारण ये क्या होगा, मेंबर रोटेट होना भी शुरू हो जाएगा या रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो या फर्स्ट केस में अगर लोड मेंबर के सीजी पर लग रहा है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ मेंबर क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। लेकिन अगर लोड सीजी पे न लग करके किसी इस एज पे, या लोड अगर इस एज पे लग रहा है, तो इसके कारण मेंबर जो है क्या होगा, बेंडिंग के साथ साथ रोटेट भी करेगा। तो मेंबर रोटेट होगा मतलब उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगना शुरू हो जाएगा ना। तो सिंपल बेंडिंग का मतलब हो गया कि इफ ए मेंबर कंसिस्ट्स ऑफ ओनली बेंडिंग देयर इज नो ट्विस्टिंग, अगर मेंबर पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, तो उस टाइप के बेंडिंग को हम बोलते हैं सिंपल बेंडिंग। यहाँ सिंपल बेंडिंग का जो डिफिनीशन यहाँ हम देख रहे हैं कि व्हेन द लोड प्रोड्यूसिंग बेंडिंग, मेंबर पर जो लोड बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है इन द सेंट्रोइडल प्लेन सच दैट बेंडिंग इज नॉट accompanied by torsion or twisting, then bending is said to be simple bending। यानी कि अगर मेंबर पर जो लोड लग रहा है उस लोड की इंटेंसिटी मेंबर को सिर्फ बेंड कराने की है, उसको रोटेट कराने की नहीं है, तो उस टाइप के बेंडिंग को हम बोलते हैं सिंपल बेंडिंग। अब इसके बाद सेकेंड जो टर्म हमको जानना चाहिए दैट इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग। द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग मीन्स अगर मेंबर पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी अगर जीरो है और बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी थ्रू आउट फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड कांस्टेंट है, तो उस टाइप के बेंडिंग को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का डिफिनेशन हम क्या लिखे हैं कि प्योर बेंडिंग मीन्स शियर फोर्स इज जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। अगर मेंबर पर
किसी मेंबर पर अगर शियर फोर्स की इंटेंसिटी 0 है और एंड बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट मेंबर पर कांस्टेंट लग रहा है तो उस टाइप के बेंडिंग को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। अब थर्ड थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस जानने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें से से ये एक बीम है, टू डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों एंड पे सपोर्ट है, दोनों एंड पे ये हो गया सपोर्ट। अब यहाँ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, लेयर है, इसको बोलते हैं अपर लेयर या अपर सरफेस या अपर फाइबर। जो बॉटम में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड लोअर फाइबर और लोअर सरफेस या बॉटम सरफेस। अब यहाँ अगर हम बात करें कि इस पर जब लोड अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर लोड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड एप्लीकेशन होने के कारण जो मेंबर यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, अब ये मेंबर जो है ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड बेंड हो जाएगा। जो इनिशियली मेंबर यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, बीम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, जब यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, चूंकि दोनों एंड पे सपोर्ट है तो यहाँ तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड मेंबर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीच से ये बेंड हो जाएगा। अब कोई भी मेंबर जो है बेंडिंग तभी होगा या बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब, यहाँ अगर इस केस की बात करें तो इस केस में बेंडिंग तभी हो पाएगा, पॉसिबल है जब ये अपर लेयर जो है, अपर लेयर क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, और जो बॉटम लेयर है वो बॉटम लेयर क्या हो जाए, एलोंगेट हो जाए। यानी कि बॉटम लेयर का जो लेंथ है, बॉटम लेयर जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, एंड जो अपर फाइबर में का जो लेयर है उसका लेंथ जो है डिक्रीज हो जाए। यानी कि अपर फाइबर जो है वो कंप्रेस हो, लोअर फाइबर जो है वो एलोंगेट हो, तभी बेंडिंग पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से क्रैक फॉर्मेशन होगा और मेंबर जो है टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे ग्लास लें, ग्लास को अगर हम बेंड करने की कोशिश करेंगे, ग्लास बेंड नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम लें और एल्युमिनियम को अगर बेंड करें तो एल्युमिनियम बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो जाता है, इसका मतलब है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक पोर्शन जो होता है, जैसे सीजी के जो नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन की बात करें तो एक पोर्शन में जितने लेयर है सभी लेयर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंप्रेस होता है, और दूसरी साइड इंड के जितने लेयर है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एलोंगेट होता है, तभी बेंडिंग पॉसिबल है। यानी कि ये मेंबर जो है, ये लेयर जो है वो क्या हो, कंप्रेस हो, और ये लेयर जो है वो क्या हो जाए, एलोंगेट हो जाए। यानी कि इसका लेंथ डिक्रीज हो जाए, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाए, तभी बेंडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज मेंबर बेंड नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें, जो यहाँ हम लेकर डायग्राम दिखा रहे हैं, ये मेंबर है, जो बीम दिख रहा है, बीम ए डी पर दो सपोर्ट लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है जिसका नाम दिए हम अपर लेयर या अपर फाइबर। ये बॉटम सरफेस है, इसका हम नाम यहाँ बॉटम लेयर। अपर लेयर एंड बॉटम लेयर के बीच में बहुत सारे लेयर, लाइन से बहुत सारे लेयर यहाँ है, से बहुत सारे लेयर हैं। जब यहाँ दोनों एंड पे सपोर्ट है और यहाँ हम ट्रांसवर्स लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स लोड, मेंबर जो है वो मेंबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि मेंबर जो है क्या होगा, बेंड होगा। तो बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब
लेंथ अपर फाइबर के जितने मेंबर है उस लेयर है उसका लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए एंड लोअर फाइबर का जो लेंथ है ये लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी कि अब यहां से अगर हम बात करें कि इनिशियली टोटल जितने भी लेयर हैं फ्रॉम अपर फाइबर टू लोअर फाइबर, जितने भी लेयर है से 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेयर है सभी लेयर का लेंथ क्या है, सेम है। जब लोड अप्लाई किया गया तो ऊपर का जो लेयर है इस कंडीशन में उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉटम में जो लेयर है उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तभी बेंडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इनिशियली सभी मेंबर जो लेयर है यहाँ ए से लेकर के डी के बीच का जितने भी यहाँ लेयर है सभी लेयर का लेंथ है से 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। जब हम यहाँ ट्रांसवर्स लोड 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का ट्रांसवर्स लोड अप्लाई किए तो मेंबर क्या हो गया, बेंड हुआ। तो बेंड हुआ तो जो अपर लेयर का लेंथ क्या होगा, 10 से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अपर लेयर का लेंथ हम एज्यूम करते हैं कि से अपर लेयर का लेंथ हो गया 9.9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर। जो लोअर फाइबर है इसका लेंथ इंक्रीज होकर के से ये हो गया 10.1 सेंटीमीटर। इनिशियली सबका लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर। इनिशियली सबका लेंथ था 10 सेंटीमीटर। अब कंप्रेस जब ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई किया गया तो लेयर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ तो ऊपर के लेयर क्या हुए, कंप्रेस हुए, यानी कि उसका लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो एज्यूम करते हैं कि से इनिशियली जो लेंथ था सभी लेयर का वो 10 सेंटीमीटर था। जब ट्रांसवर्स फोर्स ये अप्लाई किया गया 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का, जिसके कारण मेंबर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हुआ तो अपर फाइबर का लेंथ 0.1 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया। अब इसका लेंथ बचा 9.9 सेंटीमीटर। बॉटम फाइबर का जो लेंथ है ये 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, दैट इज 10.1 सेंटीमीटर। तो अब यहां से अगर हम लेयर बाय लेयर अगर हम बात करें सभी लेयर के बारे में स्टडी करें तो इस लेयर का लेंथ है 9.9। इसके बाद जो लेयर होगा उसका लेंथ हो जाएगा 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक लेयर होगा जिसका लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से नीचे जाएंगे तो 10.001, 10.002, 10.003, 10.004 बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, 10.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जब लोड अप्लाई किया गया तो एक लेयर ऐसा था जिसका लेंथ बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड भी 10 सेंटीमीटर था एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड भी उसका लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक लेयर ऐसा लेयर है जिसके लेंथ में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ मतलब उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा, उस पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, उस पर किसी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं हुआ, तभी तो लेंथ सेम रहा। तो उस लेयर को हम बोलते हैं न्यूट्रल लेयर, यानी कि वो लेयर जिसका लेंथ लोड लगने से पहले जो था लोड लगने के बाद भी अगर उसका लेंथ वही है तो उस लेयर को हम बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। उस पर जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, या इन टर्म्स ऑफ फाइबर बोले तो दैट फाइबर इज कॉल्ड न्यूट्रल फाइबर। तो यहां से ये न्यूट्रल एक्सिस का जो डिफिनीशन है, न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल फाइबर का जो डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है ये क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज द एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो।
यानी कि वो एक्सिस या लेयर के टर्म में बोले तो वो लेयर जिस लेयर पर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो, बेंडिंग स्ट्रेन का वैल्यू जीरो हो, उस लेयर को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखेंगे, इसकी ऑलवेज जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशन डिराइव करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज। ऑफ कोर्स फॉर सिमेट्रिकल बेंडिंग यानी कि अगर मेंबर पर एक डायरेक्शन में बेंडिंग हो रहा है, सिमेट्रिकल अगर बेंडिंग है तो मेंबर का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो पास करता है सेंट्रॉइड से या मेंबर के सीजी से। तो न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट सेंट्रॉइडल एक्सिस फॉर स्ट्रेट बीम ना। तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन आप याद रखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज द एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो, बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो, बेंडिंग स्ट्रेन इज जीरो, देयर इज नो एलोंगेशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो चेंज इन लेंथ, दैट एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो इतने फंडामेंटल चीजें हम लोग को यहाँ जानने की जरूरत है। अगले क्लास में हम मिलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डेरिवेशंस, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।